चलो, इससे पहले वाले वीडियो में हम अभिक्रिया की आणविकता और कोटि के बारे में हम बात कर चुके हैं। चलिए, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ध्यान समझो, किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे देखो, C12 H22 O11 प्लस H2O इक्वल टू C6 H12O6 प्लस C6 H12O6। ये सुक्रोज है, सुक्रोज है। ये क्या है हमारा? ग्लूकोज है। और ये क्या है हमारा? फ्रक्टोज है। चलो, परिभाषा को मिलाओ इसके ऊपर। या चलो, ये एथिल एसीटेट है, ये एसिटिक अम्ल है, ये क्या है? एथिल एल्को। देखो, ध्यान से समझो हम क्या कर रहे हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, चाहिए रासायनिक अभिक्रिया लो, चाहिए रासायनिक अभिक्रिया लो, समझो, समझाया जा रहा है। कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, चलो भाई ये रासायनिक अभिक्रिया ले लिए, चाहिए रासायनिक अभिक्रिया ले लिए, चाहे और भी हम रासायनिक अभिक्रिया ले सकते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। ध्यान दो, क्या कर रहे हैं? परिभाषा को सुनो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, समझो, कोई रासायनिक अभिक्रिया ले लीजिए, चाहिए C12 H22 O11 प्लस H2O इक्वल टू C6 H12O6 प्लस C6 H12O6। चाहिए रिएक्शन लीजिए, चाहिए रिएक्शन लीजिए CH3COOC2H5 प्लस H2O इक्वल टू CH3COOH प्लस C2H5OH। चाहिए रिएक्शन ले लीजिए H2 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HNu इक्वल टू 2HCl। आ रहा है समझ में? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में तीनों को आप ले सकते हैं, चाहे कोई भी लिखेंगे तो आप ले सकते हैं। भाग लेने वाले, तो रासायनिक अभिक्रिया में यही भाग ले रहा है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग ले रहा है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या, कौन अभिकारक अणु? भाई तीर से पहले अभिकारक कहल जाला, और तीर के बाद का होला? एके अभिकारक कहल जाई, और तीर के बाद का हुई? उत्पाद। तो बताइए, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के दो अणु, एक अणु देखो H2O का और एक अणु इसका,
कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं, अतः इस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई? इस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गई? 2। ये भी तो एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसमें भी कितने अणु? तो इसकी आणविकता कितना हो गया? इसकी भी आणविकता कितनी हो जाएगी भाई? इसकी आणविकता 2 और इसकी भी अरे भाई एक अणु ये, एक अणु ये। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता को हम रिएक्शन को देख करके बता सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को देख करके उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता को हम आसानी से बता सकते हैं। दिक्कत हमको जो होता है कोटि निकालने में होता है। दिक्कत हमको रासायनिक अभिक्रिया की कोटि निकालने में होता है। आणविकता तो सीधे सीधा कितने अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, रिएक्शन में कितने अणु भाग ले रहे हैं। इसमें तो 2 अणु भाग ले रहे हैं, इसमें भी 2 अणु भाग ले रहे हैं, इसमें भी कितने अणु, और इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं? 1 और 3 4। कितने अणु भाग ले रहे हैं? आणविकता। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, चाहे रासायनिक अभिक्रिया ये हो, चाहिए कोई रासायनिक अभिक्रिया ले लो, इस रासायनिक अभिक्रिया में तीर से पहले अभिकारक होते हैं। अब इन अभिकारक के अणुओं की संख्या को गिन लो भाई, 3 ठो ये है और 1 ठो ये है, गिन करके जोड़ दो, उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता पता चल जाएगा। तो आणविकता, किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता को हम अभिकारक के अणुओं की संख्या को गिन करके उसको जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या को जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, उन्हीं अभिकारक के अणुओं की संख्या को उस रासायनिक अभिक्रिया की क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता को हम बता दिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, लो भाई ये रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, 1 अणु ये भाग ले रहा है, 1 अणु ये भाग ले रहा है, तो अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी हो गई? 2। तो इस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता 2 हो गई। इस रासायनिक अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2 अणु भाग ले रहे हैं अभिकारक के, इसलिए जो है आणविकता 2 होगी। इस रासायनिक अभिक्रिया में कितना होगा? इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2 अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए इसकी आणविकता कितनी होगी? 2। इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं? 3 ठो इसके और 1 ठो इसका, यानी कुल अभिकारक के अणुओं की संख्या कितनी हो गई? 4। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता का मान 4 होगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता तो हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक, अब रही बात रासायनिक अभिक्रिया की कोटि। अब रासायनिक अभिक्रिया की यदि हम कोटि बता देते हैं आपको, तो अब क्वेश्चन है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन और यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये 2 हमारे सिलेबस में है। पहले बहुत कुछ सिलेबस में था, अब सिलेबस को कम कर दिया है, सिलेबस को कम कर दिया है बच्चों के लिए। तो कम आपके जाने में तो खुशी है कि हमको बहुत कम पढ़ना है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी इस बात का है कि जब कोई एग्जाम होता है तो उसमें उस पार्ट को पूछ दिया जाता है। तो ध्यान दीजिए, बहुत ऐसी पढ़ाई है कि जो कट कर रहा है, तो आगे के लिए आप सोच रहे हैं कि हमको खूब ढेर नंबर मिल जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन सिलेक्शन के मामले में दिक्कत होगा। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। चलो, जैसे यही रिएक्शन देखो, CH3 COO C2H5 प्लस H2O।
CH3C डबल प्लस C2H5OH, ठीक है। तो CH3C डबल O C2H5 प्लस H2O H प्लस की उपस्थिति में ये CH3C डबल OH प्लस C2H5OH है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को देख करके हम आणविकता तो पता लगा लिए, आणविकता तो हम पता लगा लिए, एक अणु इसका और एक अणु इसका, कितनी आणविकता हो गया भाई 2। लेकिन कोटि कैसे निकालना होता है, कोटि इंपॉर्टेंट चीज है। कोटि इस रासायनिक अभिक्रिया में ठीक है अभिकारक के 2 अणु भाग लिए हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के कितने अणु भाग लिए हैं, 2 अणु भाग लिए हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के 2 अणु भाग लिए हैं, तो आणविकता तो 2 हो गई। लेकिन जब अभिक्रिया ये प्रगति पर है, जब ये अभिक्रिया चल रहा है, संपन्न हो रहा है, उस समय अभिकारक के कितने अणुओं की सांद्रता परिवर्तित हो रही है। समझो बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कहने का मतलब कि ये हम एथिल एसीटेट लिए, एथिल एसीटेट की सांद्रता है कितना 100 ग्राम प्रति लीटर, और जल की भी सांद्रता मान लेते हैं कि 100 ग्राम प्रति लीटर है। ध्यान दीजिए, तो इसकी सांद्रता हो गई 100 ग्राम प्रति लीटर, इसकी भी सांद्रता हो गई 100 ग्राम प्रति लीटर। आ रहा है समझ में? या 50 मान लीजिए, 55, ठीक है। तो इसकी 100 ग्राम प्रति लीटर है। ध्यान से सुनना, ध्यान सुनो, ये रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता को तो हम केवल गिन करके पता लगा सकते हैं, लेकिन रही बात कोटि की, तो कोटि का कैसे हमको पता चलेगा? तो अब देखेंगे हम कि जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, आ रहा है समझ में, उस समय अभिकारक में कितने अणु हैं, क्या इन सभी अणुओं की सांद्रता परिवर्तित हो रही कि कुछ ही की परिवर्तित हो रही है, कुछ की नहीं हो रही है। सुनो, अच्छी बात बोले हैं, तुम्हारे लिए इंग्लिश समाचार होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात बोले हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं, उन अणुओं की संख्या को गिन करके हम पता लगा सकते हैं कि आणविकता क्या है। लेकिन अणुओं की संख्या के आधार पर हम कोटि नहीं निकाल सकते। कोटि निकालते समय इस बात का ध्यान दिया जाता है कि यह अभिक्रिया जो चल रही है, इसमें अभिकारक के कितने अणुओं की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित हो रही है। कितने अभिकारक अणुओं की सांद्रता समय के साथ क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। यदि यह पता चल जाएगा तो कितने अभिकारक के अणुओं की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित हो रही है, उतने ही अभिकारक के अणुओं की संख्या को उस रासायनिक अभिक्रिया की क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। तो आणविकता तो हम अणुओं की संख्या को गिन करके निकाल सकते हैं, लेकिन जहां तक कोटि की बात है, कोटि निकालते समय ये हमको पता लगाना होगा कि अभिकारक के कितने अणुओं की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित हो रही है। यदि हमको यह पता चल जाएगा कि यह ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, कंटिन्यूअस में है, कैरियान में है, लेकिन कैरियान में होने से रासायनिक अभिक्रिया की कोटि नहीं पता चलता। कोटि कब पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, कितने अभिकारक है, ठीक है अभिकारक है, लेकिन कितने अभिकारक अणुओं की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित हो रही है। तो जितने अभिकारक अणुओं की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित हो रही है, उन्हीं अभिकारक के अणुओं की संख्या को उस रासायनिक अभिक्रिया की क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। कितने अभिकारक अणुओं की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित हो रही है, उन्हीं अभिकारक अणुओं की संख्या को उस रासायनिक अभिक्रिया की
कोटि कहते हैं। अब सुनो, जो अभिक्रिया की आणविकता और कोटि है, इसमें बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, विशेष तौर से यूपी बोर्ड में अंतर पूछता है कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में क्या है, अंतर बता दीजिए। ठीक है, तो अंतर बताने के लिए एक ऑप्शन तो यह है कि अभिक्रिया की आणविकता को डिफाइन करें और आणविकता की कोटि को डिफाइन करें, और दोनों को अलग अलग डिफाइन करके दोनों के एग्जाम्पल लेकर के समझा देंगे तो दोनों में अंतर हो जाएगा। जैसे अभिक्रिया की आणविकता की बात किया तो ये रिएक्शन लिख दिए, ये रिएक्शन करें कि इस रिएक्शन में अभिकारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए इस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता तो 2 हो गई। लेकिन अब कोटि लिखना कठिन काम हो जाएगा, तो लिखेंगे कि इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के तो 2 अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन प्रयोगों द्वारा यह पता चला, प्रयोगों द्वारा, ऐसे देखने पे नहीं, ऐसे देख करके आणविकता को आप बता सकते हैं, लेकिन कोटि को देख करके आप नहीं बता सकते। कोटि को जब भी बताना होगा तो रासायनिक अभिक्रिया यदि चल रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के तो बहुत अणु हैं, लेकिन कितने अणुओं की संख्या जो है, कितने अणुओं की संख्या में सांद्रता समय के साथ परिवर्तित हो रही है, जितने अणुओं की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित होगी उन्हीं अणुओं की संख्या को उस रासायनिक अभिक्रिया की क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। तो प्रयोगों द्वारा ये पता चला कि जो ये अभिक्रिया दिया हुआ है एथिल एसीटेट यानी एस्टर है, ये एस्टर का जल अपघटन, एस्टर का जल अपघटन जब करते हैं तो एल्कोहल और अम्ल मिलता है। देखो ये अम्ल है, ये क्या है, एल्कोहल है, तो ये एस्टर है, ये जल है, अम्ल है और एल्कोहल है। ये रासायनिक अभिक्रिया चल तो रही है, लेकिन इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं, एक अणु जल का और एक अणु एथिल एसीटेट का, आणविकता 2 हो गई। लेकिन जब अभिक्रिया ये चल रही है तो पता चला कि इस अभिक्रिया में केवल एथिल एसीटेट की ही सांद्रता परिवर्तित हो रही है, जल की सांद्रता परिवर्तित नहीं हो रही है। तो अभिकारक के तो 2 अणु भाग लिए तो इसकी आणविकता 2 हो गई, लेकिन प्रयोग द्वारा ये पता चल रहा है कि एथिल एसीटेट और जल 2 अणु भाग तो ले रहे थे, लेकिन एक ही अणु की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित हो रही है, जल की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, एथिल एसीटेट की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित हो रही है। अतः एथिल एसीटेट की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित हो रही है, अतः इस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि का मान 1 होगा। आणविकता तो 2 हो जाएगा, एक ये और एक ये, आणविकता तो 2 हो जाएगा, लेकिन जब ये अभिक्रिया चल रही है, जारी में है, कंटिन्यूअस में है, तो पता चल रहा है कि इन दोनों अणुओं में से केवल एक ही अणुओं की अमाउंट समय के साथ कम बेसी हो रहा है। ये तो बेचारा फिक्स है, इसी का अमाउंट कम बेसी हो रहा है। तो जिसकी सांद्रता समय के साथ परिवर्तित हो रही, इसकी सांद्रता समय के साथ परिवर्तित हो रही है। तो ये जो अभिक्रिया, बोर्ड का बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसलिए इसको उठा करके रखे हैं। आ रहा है समझ में, ये हर साल बोर्ड में आता है यही रिएक्शन कि इस अभिक्रिया की आणविकता और कोटि लिखिए, सीधे सीधा 1 नंबर का, 1 नंबर का सवाल नहीं गौर छुट्टी, एक ध्यान दिया बच्चों, ये चैप्टर का सवाल फिक्स बा और लाग लगी कुलीन में कि ध्यान दिया, गौर छूटे वाला तबा नहीं, लाग आपके कोर्स में नहीं है, ये सरकारों की कमियां हैं, इसको ध्यान दीजिए। क्योंकि हम लोग लड़कों से जुड़े हुए हैं, न तो बच्चों को 6 में लाग पढ़ाया गया, न तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी में लाग का अलग से कोई कोर्स नहीं दिया गया है। तो लाग का अलग से कोर्स नहीं दिया गया और लड़कों को आप पढ़ा रहे हैं, तो लड़कों का विकास कैसे होगा? तो लड़कों को विकास करने के लिए पूरा सिलेबस को कायदे से मॉडिफाइड करना पड़ेगा कि लाग क्या है, लाग के बारे में एक अध्याय कक्षा 9 में दें चाहे 10 में दें, पहले था, उससे लाग का ज्ञान हो जाएगा। पहले इंटर में भी लाग के 2-3 चैप्टर दिया करते थे, बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर थे। पहले गणित की 6 किताबें हुआ करती थी, साल भर में खत्म करना था। एक ही किताब में आप परेशान होते हैं कि गणित नहीं खत्म होगी, पहले 6 किताब हुआ करती थी गणित की। तो इसका सवाल आएगा, पहली बात।
दूसरी बात, ये रिएक्शन दे दिया परीक्षा में, फेमस क्वेश्चन है रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है बोर्ड के लिए फेमस है। ये एथिल एसीटेट का जल अपघटन हो रहा है, तो एथिल एसीटेट के जल अपघटन से अम्ल और एल्कोहल बनते हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के तो 2 अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि इन दोनों अणुओं में से केवल एथिल एसीटेट के अणुओं की ही सांद्रता समय के साथ परिवर्तित हो रही है, जल की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है। अतः इस दी हुई रासायनिक अभिक्रिया की, जैसे आ गया तो कैसे लिखेंगे, ये आ गया परीक्षा में, इस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता और कोटि लिखिए, ऐसे ही आएगा। या किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता और कोटि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। एक ही क्वेश्चन है, उसमें रिएक्शन दिया होगा, देख करके बता देना होगा। अब जब ये कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता और कोटि से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए, तब तो इस रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? तो इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं, अतः इस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता का मान 2 हो गया। लेकिन इस रासायनिक अभिक्रिया की प्रगति के दौरान हम यह देख रहे हैं कि अभिकारक के 2 अणुओं में से केवल एक अणु एथिल एसीटेट की ही सांद्रता समय के साथ क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। बाकी जल के अणुओं की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है। अतः इस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि का मान 1 होगा। आणविकता तो 2 होगा, 2 अणु एक ये और एक ये भाग ले रहे हैं, 2 अणु भाग ले रहे हैं, आणविकता 2, लेकिन अभिकारक के किन अणुओं की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित हो रही है, तो पता चला कि केवल एक ही अणु की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित हो रही है। अतः इस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि का मान कितना होगा, 1 होगा। आया समझ में? चलो अब हम एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए आपको, हर साल आ रहा है एकदम यही क्वेश्चन, या ऐसे ही दे देगा CH3 C6 C12 H22 O11 प्लस H2O इक्वल टू C6 H12 O6 प्लस C6 H12 O6। ठीक है, आ रहा है समझ में? पूछ सकता है, इसकी आणविकता तो हम देख सकते हैं। अब चलो एक बात हम बता रहे हैं, सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है हर साल के लिए, इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 26 के लिए। सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सूडो यूनि छद्म एकाणुक अभिक्रिया, छद्म एकाणुक अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका कोटि तो 1 हो, आणविकता चाहे कुछ भी हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता तो 1 से अधिक हो, 1 से, परंतु कोटि का मान सदैव 1 हो, क्या कहलाता है, छद्म
एका अणुक अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता एक से अधिक हो परंतु कोटि का मान सदैव क्या है, एक हो, छद्म एका अणुक अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता तो है एक से अधिक हो लेकिन कोटि क्या हो, सदैव एक हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम छद्म एकाणुक स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। आ रहा है समझ में? जैसे वैसे समझो, परिभाषा ये है, ये परिभाषा है, आप परीक्षा में लिखेंगे। छद्म एकाणुक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता तो एक से अधिक हो परंतु कोटि का मान सदैव क्या हो, एक हो, छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जैसे देखो, जैसे CH3 COO2H5 प्लस CH2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस C6H12O6 H प्लस। ठीक है, चलो आ रहा है समझ में? इसकी आणविकता कितनी है जी, 2, एक से अधिक होना चाहिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता एक से अधिक होना चाहिए। देखो भाई, एक से अधिक हो तो आणविकता एक से अधिक हो गई, किंतु कोटि का मान सदैव एक हो, एक है भाई। देखो, जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है उस समय एथिल एसीटेट की ही सांद्रता क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, और जल की सांद्रता परिवर्तित नहीं हो रही है। अतः इस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, एक, कोटि एक। आ रहा है समझ में? आणविकता कितना हो गया, 2, और कोटि कितना हुआ, 1। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि एक हो, फिक्स हो, आणविकता जितना चाहे उतना हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि का मान क्या हो, एक हो, फिक्स हो, आणविकता का मान क्या हो, एक से अधिक हो। अच्छा, आणविकता और कोटि में अंतर क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आणविकता और कोटि में तो एक लाइन में हम बता दे रहे हैं, सुनो ध्यान से। आणविकता का मान 0 नहीं हो सकता है। आणविकता का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होंगे, लेकिन कोटि का मान क्या होगा, 0 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है। मतलब कि आणविकता का मान पूर्ण अंक मिलेगा आपको 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन कोटि का मान 0 भी मिल सकता है, 1/2 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 1/3 भी मिल सकता है। आया अंतर समझ में? तो कितने अणु भाग ले रहे हैं, कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2। तो जितने अणु भाग लेंगे उसकी आणविकता तो पता चल जाएगा, लेकिन कितनी अणुओं की सांद्रता, अभिकारक के कितने अणुओं की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित हो रही है, तो पता चल रहा है कि एक अणु की सांद्रता, एथिल एसीटेट की सांद्रता केवल समय के साथ परिवर्तित हो रही है। तो इसकी कोटि का मान कितना हुआ, 1, आणविकता। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका कोटि तो 1 हो, फिक्स हो, लेकिन अणुओं की संख्या, आणविकता जितना चाहे उतना हो, लेकिन कोटि भाई हमेशा 1 होना चाहिए। तो इस टाइप की रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि का मान 1, आणविकता जितना चाहे उतना हो, इस टाइप की अभिक्रिया को सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। तो सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें अभिकारक के, ठीक है, बहुत से अणु भाग लें, लेकिन बहुत से अणुओं में से केवल एक ही अणु की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित हो,
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बताओ, ये समझ में आया? क्या रही समझ में आ रहा है? ये दूसरा टाइप का लिख दिया गया था। यह है CH3C+OH प्लस C2H5। तो कितने अणु भाग ले रहे हैं? अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं? तो अभिकारक के पता चला कि 2 अणु भाग ले रहे हैं। तो अभिकारक के 2 अणु यदि भाग ले रहे हैं तो उनकी आणविकता क्या हो गई? 2। लेकिन दोनों अणुओं में से केवल एक ही अणु की सांद्रता समय के साथ क्या कर रही है? परिवर्तित हो रही है। इन दोनों में से ये इसका तो मान कम बेसी नहीं हो रहा है समय के साथ, मान इसका कम बेसी हो रहा है, सांद्रता इसकी कमी बेसी होगी। तो जिसकी सांद्रता, कितने अणुओं की सांद्रता समय पर बदल रही है? 1। तो इसकी कोटि तो हमारा 1 हो गया, भले आणविकता जितना चाहे। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता का मान क्या हो? 1 से अधिक हो, लेकिन कोटि का मान हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? आ रहा है समझ में? दोनों रिएक्शन उसमें आएगा। सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में दोनों रिएक्शन जो लिखे थे, CH3COO प्लस H2O इक्वल टू CH3COOH प्लस C2H5OH, ये भी सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का है। और C12H22O11 प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस C6H12O6, यह भी 2 एग्जाम्पल हैं इसके। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया और दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? C12H22O11 प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये 2 एग्जाम्पल हैं, दोनों परीक्षा में लिख सकते हैं एक साथ। कितने लोग एक ही एग्जाम्पल देते हैं? गलत बात है। आ रहा है समझ में? एक से अधिक एग्जाम्पल दिया करिए परीक्षा में, जिससे उनको भी समझ में आए कि हाँ भाई लड़का क्या किया है, पढ़ा है। आए आप लोगों को एक ही नहीं याद है, 2-2 की चर्चा क्या कर रहे हैं? सही कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। तो सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बच्चों को समझ में आया होगा, उम्मीद है कि मन से बताया गया है। सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता तो 1 से अधिक हो, लेकिन कोटि सदैव क्या हो? 1 हो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? बोलो भाई। छद्म एकाणुक अभिक्रिया। छद्म एकाणुक अभिक्रिया, छद्म बोला कि कहा जाला सूडो। ठीक है, क्या है? सूडो। सूडो फोर्स होता है, फोर्स तो लगता है लेकिन दिखाई नहीं देता। ऐसे फोर्स को हम सूडो फोर्स कहते हैं। क्या है? सूडो फोर्स। पी साइलेंट, पी यहां क्या है? साइलेंट है, पी का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया की आणविकता और कोटि हम बता दिए थे कि कोटि जो होता है, कोटि ध्यान समझो, कोटि का मान 0 भी हो सकता है। कोटि का मान क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है। लेकिन आणविकता का मान सदैव 1, 2, 3, 4 इस टाइप का अंक होगा। और कोटि का अंक 0 हो सकता है। क्या है? 0 हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इस टाइप का, सुनिए ध्यान से समझिए, अब हम इस टाइप का रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे कोर्स में 2 ही है, दोनों को बता दे रहे हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया हमारे सिलेबस में है। आ रहा है समझ में? प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसका सूत्र हम प्रूफ करेंगे और इसके बाद इन सूत्रों पे हम सवालों की प्रैक्टिस कराएंगे। आ रहा है समझ में? यही है इस चैप्टर में। आ रहा है समझ में? क्या कर रहे हैं? 0 ऑर्डर रिएक्शन और 0 ऑर्डर रिएक्शन और सिंगल ऑर्डर रिएक्शन।
तो हम स्टार्ट करते हैं इन दोनों में से किसी एक को। आ रहा है समझ में? चलो ये नोट कर लिए तुम लोग। तो अभिक्रिया की आणविकता और कोटि बताए, और इसके बाद एक और टॉपिक बताए, सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऐसा मॉलिक्यूलर रिएक्शन जिसकी आणविकता तो एक से अधिक हो लेकिन कोटि क्या हो? एक हो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बता दिए। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है? ध्यान से सुनो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक किसी अभिकारक पर निर्भर नहीं करता, किसी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर यदि अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझो, मिटाए थोड़ा सा। वीडियो अच्छा लग रहा है? बिल्कुल लगेगा। पढ़ने वाले के लिए दी बेस्ट है, न पढ़ने के लिए तो उसकी दुनिया दूसरी है, उसको तो वही चीज अच्छा लगेगा। हाँ भाई, H2 + Cl2 = चलो H माने सनलाइट, H माने सनलाइट। हम कह रहे हैं, ध्यान से समझो, ध्यान दो। जो भी तुम विज्ञान पढ़े हो वो ठीक है, 90 नंबर ला दिए, 95 नंबर ला दिए, लेकिन वो सब फेल है बेटा। जैसे अभी हम तुमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई लड़का बताएगा, ध्यान दो। पढ़े हो खूब धड़ल्ले से, आज सब कुछ है पता, लेकिन उसकी गहराई नहीं पता है, इसलिए तुमको सोच रहे कि बस दुनिया इतनी में है। चलो देखो, जो H लिखे हैं, H ये हम प्लांक को सम्मानित करते हुए लिखे हैं। किसको? प्लांक को। भाई देखिए, विवाद तो है, विवाद किसको लेकर के है? लाइट को लेकर के है, प्रकाश को लेकर के। प्रकाश जिसको अंग्रेजी में लाइट कहते हैं, क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। आ रहा है समझ में? प्रकाश, प्रकाश को लेकर के विवाद है। क्या विवाद है? ध्यान से समझिए। कितने लोग ये कह रहे हैं कि प्रकाश जो है कणों के रूप में चलता है, और कितने लोग कहते हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। तो विज्ञान की बहुत ऐसी घटनाएं हैं जिन घटनाओं में हमको देखने में ये मिल रहा है कि भाई इस घटना में प्रकाश तो तरंग है। अब बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिन घटनाओं को देखने पे पता चलता है कि अरे भाई प्रकाश तो कण है। जो हम प्रकाश का परावर्तन पढ़े हैं, प्रकाश का अपवर्तन पढ़े हैं, उसमें प्रकाश क्या है? प्रकाश कण है कि तरंग मान करके हम प्रूफ किए हैं, पढ़े हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम ठीक है, लेकिन उसमें परावर्तन जब पढ़े हैं तो उस परावर्तन को आप प्रकाश को कण मान करके पढ़े हैं कि प्रकाश को तरंग मान करके पढ़े हैं? पढ़े हैं, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि आप प्रकाश को तरंग मान रहे हैं कि कण मान रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो जो प्रकाश की कुछ घटनाएं हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आ रहा है समझ में? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कास्पलर थियरी जो न्यूटन ने दिया था, 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। उसने कहा था कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है। न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है, लेकिन हाइगेंस आया, हाइगेंस
हाइगेंस ने कहा कि सर आप बात गलत कर रहे हैं, प्रकाश कणों के नहीं, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। तो न्यूटन को बहुत बड़ा झटका लगा था। प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और प्रकाश कणों के रूप में चलता है। एच न्यू मतलब प्रकाश, एच न्यू मीन्स प्रकाश। आइंस्टीन ने सन 1905 में कह दिया कि प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। सन 1905 में कहा था कौन? आइंस्टीन, कि प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। तो परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ये सब घटनाएं जो है तरंग मान करके दिया गया था। और जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यदि आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट न होता तो सोलर प्लेट नहीं होता। इसको ध्यान दीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ही वजह से आज घर घर में सोलर प्लेट लग रहा है। आने वाले समय में हर सभी लोग सोलर प्लेट लगवा लेंगे, सभी लोग लाइन पे डिपेंड कम हो जाएंगे। नहीं, उससे फायदा यह है कि सोलर प्लेट से आप सरकार को लाइन बेच भी सकते हैं। जैसे कहने का मतलब कि उस सोलर प्लेट जो है, सोलर प्लेट मान लेते हैं कि 20 यूनिट बिजली पैदा कर रही है। ध्यान दीजिए, सोलर प्लेट 20 यूनिट बिजली पैदा कर रही है और आप जो है अपने घरों में मात्र 10 ही यूनिट यूज कर पा रहे हैं। तो 10 यूनिट जब लाइट आएगी तो उसी लाइटें के माध्यम से सप्लाई चली जाएगी अन्य पब्लिक को, और वो आपको शो कर देगा कि आपने सरकार को महीने में कितना यूनिट बिजली दिया है। इसीलिए मोदी ने जो है ये योजना लाया है, किसको? सोलर प्लेट वाली, कि आप अपना भी घर रोशन करिए और प्लस दूसरे का घर भी क्या करिए, रोशन कराइए। मतलब आपको तो मिलेगा 20 यूनिट में 10 यूनिट जलाएंगे, 10 यूनिट तो बचा, लेकिन वो 10 यूनिट बचेगा नहीं। जब सोलर प्लेट का कनेक्शन किया जाएगा लाइन के साथ, तो उसी समय जब लाइट आएगी तो 10 यूनिट जो एक्सेस आपकी बची है उसी लाइट में अंदर चली जाएगी, अन्य पब्लिक उसका लाभ लेगा। नहीं आ रहा है समझ में? ठीक है, तो यह अभिक्रिया है H2 + Cl2 = 2HCl। देखने पर आणविकता को तो पता कर सकते हैं देख करके। देखो कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2। इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं, अतः इस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता का मान तो 2 होगा। लेकिन जब ये अभिक्रिया प्रगति पर है, संपन्न हो रही है, तो उस समय पता चल रहा है कि इन दोनों अणुओं में से किसी की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है। इन दोनों अणुओं में से किसी भी अणु की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें अभिकारक की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, ऐसे रिएक्शन को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। पूछ दे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। बेस्ट उदाहरण है शून्य कोटि का। परीक्षा में क्या आएगा कि क्वेश्चन की अभिक्रिया की आणविकता और कोटि ज्ञात कीजिए, तो आप क्या समझते हैं, परिभाषा पूछ देगा। या बहुत खुंसाएगा तो कहेगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा क्या करिए, समझाइए। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या कहते हैं, उदाहरण द्वारा देख करके समझाइए। सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है, परिभाषित कीजिए, उदाहरण द्वारा क्या करिए, समझाइए। क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है। या शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया आगे पढ़ाएंगे, उस पर भी क्वेश्चन बनाएगा। आ रहा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक पूछता है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक भी पूछता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या हुआ? अच्छा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? प्रथम कोटि, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसकी दर किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया
प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होगा? वह अभिक्रिया जिसकी दर केवल अभिकारक के एक सांद्रता पर, एक पदों पर निर्भर करता है, सांद्रता की एक पदों पर निर्भर करता है। यानी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, किसी पे निर्भर नहीं करेगा। अभिकारके पर निर्भर करना है, किसी भी अभिकारक पर निर्भर नहीं करेगा तो जीरो कोटि का। एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करे तो प्रथम कोटि का, और दो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करे तो द्वितीय कोटि का, तीन अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करे तो तृतीय कोटि का। यानी अभिक्रिया की आणविकता तो हम पता लगा सकते हैं, और कोटि को जो है कैसे पता लगाएंगे कि इसकी कोटि इतनी है इतनी है? तो कोटि को पता करने के लिए जो है प्रयोग करना पड़ेगा। प्रयोग के आधार पर पता चलेगा कि कितने अणुओं की सांद्रता जो है परिवर्तित हो रही। जितने अणुओं की सांद्रता परिवर्तित होगी वही उसकी क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? कोटि कहलाएगी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अतः इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।